तो आज दुनिया की जो सबसे स्ट्रैटेजिक डेंजरस फ्लैश पॉइंट पर अचानक से एक शांति का अनाउंसमेंट हो गया है। अमेरिका और ईरान, दो देश जो पिछले 46 साल से एक दूसरे को दुश्मन मानते आए हैं। 1979 से जो हॉस्टेज क्राइसिस है, सैंक्शंस कितने सारे हो गए, प्रॉक्सी वॉर्स कितने सारे हो रहे हैं, न्यूक्लियर थ्रेट्स, सो मेनी ऑफ ऑयल शॉक, सब कुछ। लेकिन अब लेकिन अगर आप अभी सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक पीस डील है, तो आप कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा मिस कर रहे हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से ये डील सिर्फ एक वॉर नहीं ख़त्म कर रही है, ये इंटायर मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिकल मैप रीड्रॉ कर सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज रीओपन हो रहा है, ऑयल मार्केट्स रिएक्ट कर रहे हैं, इसराइल विच विच इज़ क्वाइटली एंग्री अबाउट इट, चाइना इज़ क्वाइटली विनिंग अबाउट इट, गल्फ स्टेट्स बहुत कंफ्यूज्ड हैं, पाकिस्तान सो कॉल्ड मीडिएटर बीच में बना हुआ है, ये भी एक सरप्राइज है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि व्हाई नाउ, व्हाई आफ्टर 15 वीक्स ऑफ वॉर, व्हाई डिड बोथ साइड्स compromise suddenly, and who actually technically won this whole war? अगर हम सिर्फ न्यूज़ को रिपीट नहीं करने की कोशिश करेंगे, हम एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं अपने लेवल पे, क्योंकि ये डील से बड़ा कुछ हो रहा है। और मैं इसे समझाने का थोड़ा बहुत कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी अभी पढ़ रहा हूँ इसके बारे में, एंड आई एम डेवलपिंग माई सेंस अबाउट इट, व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड। वो कहते हैं ना कि गैदर द न्यूज़ फ्रॉम समथिंग विच इज नॉट रिटन, विच इज apparent, which you can see is not the news. तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि अमेरिका और ईरान एक दूसरे के एनिमीज कब और क्यों हुए। तो 1953 में एक डेमोक्रेटिक लीडर मोहम्मद मोसादेक ऑयल को नेशनलाइज करने की कोशिश करते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन, सीआईए और M16 मिलकर एक कूप कर देते हैं ईरान के ऊपर, और शाह को मोहम्मद रजा पहलवी से पावर में वापस लाने का प्रयास करते हैं, और ईरान के 25 साल के क्लोजेस्ट एलाई बन जाते हैं मोहम्मद रजा पहलवी, उनको पावर से हटा के। 1979 में ईरान रिवॉल्यूशन होता है, शाह को एग्जाइल में जाना पड़ता है, और आयतुल्ला खमैनी एक रिलीजियस लीडर की तरह पावर में आते हैं। ऑफ कोर्स इट वाज people of Iran now knew that he is the closest ally of the America and he's working for the CIA. तो खमैनी साहब वापस एक रिलीजियस लीडर की तरह पावर में आते हैं और इस्लामिक रिपब्लिक बन जाती है। और तब यूएस एम्बेसी में लगभग 66 डिप्लोमेट्स को हॉस्टेज किया जाता है, 444 दिन तक। और अमेरिका और ईरान ऑफिशियली यहाँ पे एनिमीज बन जाते हैं। 1980s इराक ईरान वॉर होता है, जिसमें अमेरिका जो है वो बहुत शांति से इराक को सपोर्ट करता है अगेंस्ट ईरान। लेकिन ईरान सरवाइव कर जाता है अबाउट अबव ऑल दीज सैंक्शंस, जो कि 1980 से शुरू हुई थी और जो कि 40 साल तक कंटिन्यू रही। 1990 से 2000 का जो दशक रहा, वो ईरान वहाँ पे न्यूक्लियर प्रोग्राम का शुरुआत करता है। अमेरिका इस बात को बहुत तेजी से हर जगह हर बड़े प्लेटफॉर्म पे हल्ला करता है कि दे वांट द न्यूक्लियर वेपन्स, और ईरान जो है वो इसका काउंटर रिप्लाई उसका ये रहता है कि इट इज़ फॉर द एनर्जी, वी आर नॉट गोइंग टू मेक एनी वेपन आउट ऑफ दिस। 2015 में JCPOA का एक ईरान न्यूक्लियर डील होता है, जिसमें ओबामा जो थे उस समय के राष्ट्रपति अमेरिका के, वो 5 कंट्रीज प्लस EU ईरान के साथ डील करते हैं कि सैंक्शन ट्वीट हैं, और एक जो लापारसे इंटरनेशनल न्यूक्लियर प्रोग्राम फ्रीज हो जाता है एक तरीके से पूरे जो ईरान का था। 2018 में ट्रम्प वापस आते हैं, डील से निकल जाता है अमेरिका। यू नो ट्रम्प स्टार्ट्स विथ हिज द सो कॉल्ड पॉलिसी ऑफ मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन पूरी दुनिया में। सैंक्शंस सबसे ख़राब हो जाते हैं, ऑयल एक्सपोर्ट्स कम से कम 70 या 80% ड्रॉप हो जाते हैं। ईरान इकोनॉमी बहुत तरीके से कोलैप्स कर रही होती है। 20 में बाइडेन वापस आते हैं, डील को वापस ट्राई करने का कोशिश करते हैं, पर वो फेल हो जाते हैं, जिस वजह से एस्केलेशन बहुत बढ़ती जा रही थी। प्रॉक्सी वॉर्स शुरू हो गए थे तब तक, हिजबुल्ला में, हमास में, हouthis में ऑयल अटैक्स होने लगे, ड्रोन स्ट्राइक्स होने लगे। और 2026 में जब 15 वीक का वॉर चल रहा था, तो ये है टेक्निकली बैकग्राउंड आपको समझने की ज़रूरत है अभी दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो 46 साल का बहुत बड़ा डिस्ट्रस्ट था, और अब 15 जून 2026 को एक पीस डील हुआ है। फरवरी 2026 में जब एक्सकलेशन शुरू होती है, तो इसराइल न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करती है। यूएस was saying that we are protecting our allies, and Iran was saying that we are going to respond on to this whole uh, juncture we are standing in.
मार्च में ड्रोन अटैक्स होते हैं गल्फ ऑयल टर्मिनल्स पे, हाउथीज जो है वो रेड सी शिपिंग पर अटैक करता है, ऑयल प्राइसेस फिर अगेन 95 से 120 पर बैरल डाउन हो जाते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा टेंशन वापस से क्रिएट होने लगता है। अप्रैल अच्छा महीना रहता है, यूएस नेवल ब्लॉकेट यू नो यूएस नेवल जो है वो ब्लॉकेट करती है ऑन ऑन ईरान। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को पार्शियली क्लोज कर दिया जाता है। 20% ऑफ द global oil trade gets affected by this partial closing of the Strait of Hormuz. इंश्योरेंस मार्केट क्रैश कर जाते हैं। शिपिंग कंपनीज रीरूट करती है अफ्रीका के साइड से, जो कि उनके लिए बहुत मुश्किल एक समय आ जाता है। Uh, मई में Israel went into a deeper strikes on Iranian nuclear infrastructure, and uh, Israel went on to deeper structures strikes on the Iranian nuclear infrastructure. ईरान जो है वो रिटालिएटरी मिसाइल अटैक्स ऑन करता है यूएस के बेसिस पे इराक में। साइबर अटैक्स होते हैं यूएस पावर ग्रिड्स के थ्रू। ईरानियन एसेट्स को फ्रोज कर दिया जाता है ग्लोबली। तो जो इकोनॉमिक कॉस्ट इसका सबसे बड़ा जो झेलना पड़ता है वो ऑयल लगभग लगभग 30 प्लस $30 बैरल पर बैरल बढ़ जाता है उसका प्राइस। ग्लोबल इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाती है कम से कम 1.5% के आसपास से। जो मेडिटेरियन शिपिंग है वो कम से कम 15-20 दिन डिले हो जाती है इस पूरे केओस की वजह से। जो गल्फ स्टेट्स हैं उनको कम से कम $10 बिलियन प्लस डिफेंस स्पेंडिंग स्पाइक जो उनकी बढ़ जाती है। तो एक तरीके से सबके अंदर एक दिमाग में चल रहा था कि ये वॉर 6 महीने तक चलेगी या 1 साल तक चलेगी। कुछ लोग सोच रहे थे कि ये वॉर कभी एंड भी नहीं होगी शायद। लेकिन 14 जून को जब ट्रम्प हैज अनाउंस्ड दैट डील इज नाउ कंप्लीट, अब यहाँ से तीसरा बात पॉइंट शुरू होता है कि, और जो सबसे इम्पोर्टेंट भी है कि डील के अंदर क्या है एक्चुअली। और सब लोग यही सोच रहे होंगे कि प्रॉपरली इस डील में लिखा क्या हुआ है। तो द रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट देयर इज अ 14 पेज ड्राफ्ट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग which has an official signing on 19 June in Switzerland, which confirms the clauses of military ceasefire. That means immediate and permanent end to all the military engagements, which includes the Lebanon, Iraq, Syria, Red Sea. Uh, Primarily, there will be a 60-day intensive negotiation phase will be beginning. Secondly, it will be a maritime for Strait of Hormuz. So Iran agrees to reopen the strait within 30 days. US will lift the naval blockade, and the US will technically withdraw the military forces from the Iran's vicinity, of course, which they, as they claim. I believe that there is a clause into that, and Iran will manage traffic with Oman cooperation. So that is how it is done. Thirdly, the which is more important, and how this thing has already went to on to so big, was that how is the nuclear framework would be designed in this clauses, in this MOU for that matter. सो यूरोनियम इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्शंस डिस्कस किए गए होंगे मुझे लगता है। 60 डे नेगोशिएशंस वुड बी डन ऑन न्यूक्लियर प्रोग्राम। Also the future comprehensive agreement plan will be done. इंस्पेक्शन पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी विच इज स्टिल अंडर डिबेट कि किस तरह से इंस्पेक्शन होगा न्यूक्लियर प्रोग्राम का ईरान के अंदर। क्योंकि यूएस अपनी बात को रखने के लिए पूरी प्रयास करेगा कि किसी भी तरीके का जो फ्यूचर प्लान्स है वो ईरान का उसे पता चलता रहे। दे विल नॉट रन अवे फ्रॉम और शाई अवे फ्रॉम डूइंग दैट। फोर्थ चीज जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है वो इस समय ये है कि इकोनॉमिक सैंक्शंस और एसेट्स कैसे डील किए जाएंगे। तो आई बिलीव दैट दी जो ऑयल सैंक्शंस हैं, they have to get easing. They will have the partial relief. um, the frozen Iranian assets would be still debatable, I guess. Reconstruction proposals डिस्कस किए जाएंगे कि कौन कौन सा एरिया जो डैमेज हुआ है और किस तरीके से उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, और कौन सी पार्टी कितना पैसा लगाएगी। ट्रेड को नॉर्मलाइज करने का कोशिश किया जाएगा विद द लॉन्ग टर्म विजन। जो डिस्प्यूटेड रहेगी बात और जो अनरिजॉल्व रहेगी मुझे लगता है, which will be that what exact level of sanction relief will be given, what frozen assets and how much and when it will be released, how will be the nuclear inspection will be done, what will be the scope of it, how much access Iran would give to the third party. Fourthly, I believe that the Lebanon conflict would be still disputed because US says that is not covered, and Iran says that permanent ceasefire includes everything. I feel that Israel roles
and what would be the Israel role will be the still debatable topic, and I guess it is excluded from the talks as well. So they have to come to some conclusion about Israel's intervention, कि how much and till until when. अ, तो एक त्रिता पारसी करके कोएंसी इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ईरान एक्सपर्ट्स विद विच दे से दैट दे आर bias towards the pro diplomacy and they are very skeptical of US. He says Trump's legacy aspiration makes deal very likely, but he also wants the mistrust is very deep inside the Iranians. So uh, Trump exactly wants the legacy. Uh, I guess the wrong part is that 60 days may not be enough for the nuclear deal. They will be needing much more time for this. Um करीम सज्जो सज्जादपुर करके एक he is the Carnegie endowment Iranian American person biased towards the bias and skeptical of Iran. He says the topics have been identified hormones plus uranium, but zero sum mentality will be still remain the same. Um, what is right about his analysis is that the trust is still missing. Of course, yes, he's right. What I believe, I'm skeptical about his observation that deal could still happen despite the mistrust, because there's a lot of losses that has to be incurred by both the nations, and both the nations know this at the prima facie that what kind of problems that they are facing overall. So despite there is a lot of mistrust, they will still go for the deal. द इकोनॉमिक्स जो जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि ये डील्स का सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो ऑयल मार्केट पे होगा. तो आई फील द स्ट्रेट ऑफ हार्मोज 20% ऑफ द ग्लोबल ऑयल ट्रेड will pass through here. Now the 4 million barrels per day, which includes the Saudi, UAE, Kuwait and Iraq. LNG routes would be cleared from Qatar to Asia. जो एनर्जी चोक पॉइंट्स जो नंबर वन बने हुए थे उसको थोड़ा सा रिलीज करने की कोशिश की जाएगी. Market reaction, I feel that oil prices will fell up to 6% after the news, and the Brent crude oil will also reduce from $118 to around 110 or $111. Shipping insurance will drop to minus 30%. I feel free trades will be stabilizing again. Uh, again, India would be very happy about this, because India is dependent upon the oil imports of 85%, which would save the $5 billion per year if oil stays at $110. So the inflation control would be much easier for India. Europe, I feel that the LNG from the Qatar is much cheaper, so energy crisis would eventually make them less pressurized with these release. Japan and South Korea, because of course they are 90% oil, they are dependent on 90% oil from the Middle East, so they would be technically getting a lot of economic relief from this. Um, who would lose a lot of factors? I feel that Russia will lose its pricing power again. Uh, some African producers, of course, they will lose the market share. Of course, um, defense contractors will of course find it very less urgency to this whole scenario, and private military will become into a lower demand, of course. So these are the people who will get the problem with. Daniel Levy, who is the Middle East Institute, works in the Middle East Institute, and he's biased towards, and he's pro Iranian, very critical of US. He says this is US capitulation. He's right in some ways that US conceded on some sanctions, but he's wrong on many things, that Iran also compromised on Hormuz, which they not. Um, why Israel is happy is the fifth point, because Israel officially is unhappy. Yeah, Yediot Abrinot headline says it is a very bad deal. Netanyahu has a very private angle to whole scenario. Opposition leader Yair Lapid says that it is a political disaster altogether. So there is a lot of mistrust happening in Israel as well. Why? Because security concerns are there. So Iran nuclear program not fully stopped. They know it for sure. Iran survives and they will continue to proxy their networks. The strategic calculations, that means US will less focus on Iran, and Israel will become eventually more isolated. There will be always a nuclear fear, because inspections will be has a very limited access to the US and as well as to the Israel as well. So the enrichment will continue to go on at the lower level. Kenneth Pollack, who is an Israel aligned, very pro security biased person, he says deal will leave threat unaddressed.
He's of course right. Iran still has a nuclear capability, and they will continue to do at the lower level. That is for sure. But I am very skeptical about his argument that war was unsustainable economically, because war was sustainable economically, and that is why they were doing it. Uh, Elliot Abrams, who is a formerly State Department very pro-Israel woman person, he says U.S. legitimized Iran too much, and I mean, he's right, of course, because sanction relief is very real and they will get the profit of that. But he's wrong in a way that Iran also gave up the Hormuz blockade, because they did not give up the Hormuz blockade, and they're waiting for it. You know, so China, of course, is quietly winning this whole scenario, because China imports 50% of oil from the Middle East. So the stability of Hormuz will stable the prices as well. Secondly, the Belt and Road Initiative, which infrastructure projects will be resumed again, because the Gulf states are more willing to invest in that project. Middle East diplomacy would be seen as a neutral. China will be seen as a neutral player, but US will of course see it as unreliable. Chatham House report says that stability benefits Beijing's long-term energy strategy. And if you read about Thomas Friedman, who is a New York Times very liberal U.S. person, he says U.S. is abandoning the Middle East in Red Desert, and U.S. focus is shifting towards something else. I guess he's wrong in the sense that US is finding to leverage via the deal, but I don't think that US is getting much of a leverage through this deal, because that was supposed to be done at very earlier stage, and they have already incurred a lot of loss, mistrust among the general public of the world. I guess it's the wrong time to get these things done. Very late, of course. Uh, so there are two arguments that whether America won or not. So argument A, who says that America won because they achieved a de-escalation. The shipping has been restored. The negotiation leverage on nuclear programs has been done. There has been so-called legacy for Trump has been restored. Argument B says why America lost, because they have legitimized Iran, because Iran will have the nuclear capability throughout, and they will continue to work under the lower level. They have considered more on sanctions. Israel is alienated, of course, and Gulf states are confused because some of them are getting initiative and investing into the Belt and Road Initiative. So eventually, they are working for the China. John Meschmeyer, who is the UC Chicago realist person, very anti-intervention person. He says war was unwinnable because deal is pragmatic. He's right, because US can't destroy the Iran's nuclear knowledge, but Iran may still pursue the weapon later. They will, of course. So that is a conscious choice. So these are the things, that needs to be understood, and I guess we can still find out reasons of why and how it is happening. So